आईवी फ्लूइड हमें देने की जरूरत कब पड़ती है, कौन सी ऐसी अलग अलग स्थितियां, कौन सी ऐसी अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें हमें आईवी फ्लूइड पेशेंट को देना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। उससे सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। साथ में बेल आइकन भी दबा ले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आईवी फ्लूइड हमें क्यों जरूरत पड़ती है, यानी जब पेशेंट का फ्लूइड इतना कम हो जाए कि पेशेंट क्रैश हो रहा हो, उसका बीपी फॉल हो रहा हो, वो हाइपोटेंशन में जा रहा हो, और अदरवाइज यदि किसी पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो गया हो, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो उसको डिहाइड्रेशन की वजह से उसका फ्लूइड लॉस हुआ हो, या फिर उसे ब्लड लॉस हो गया हो, तो तब जो है जो फ्लूइड हम उसको देते हैं तो उसे मेंटेनेंस फ्लूइड भी बोल सकते हैं, कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है वो चाहे डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ हो या ब्लड लॉस की वजह से हुआ हो, या तो फिर कुछ पेशेंट को जैसे पोस्ट ऑफ व्यक्ति, यानी कि जब पेशेंट को आईसीयू से या ऑपरेशन के बाद जब लाया जाता है तब उसको आईवी फ्लूइड देते हैं, या प्री ऑफ, यानी कि पेशेंट को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशन लायक बनाने के लिए प्री ऑफ तब आईवी फ्लूइड देते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस है जिसमें आईवी फ्लूइड देते हैं। पेशेंट को कुछ ओरल नहीं दे रहे हैं, मेंटेन करने के लिए जो फ्लूइड लॉस हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर पेशेंट को की क्रिटिकल कंडीशन हो रही है उसको रिवाइव करने के लिए, तब आईवी फ्लूइड देने की जरूरत पड़ती है। आईवी फ्लूइड कौन कौन तरह के होते हैं, तो क्रिस्टलॉइड होते हैं, कोलॉइड होते हैं, और ब्लड प्रोडक्ट्स। क्रिस्टलॉइड जो होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि नमक जैसी चीज है जो पानी में घोल दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट। आमतौर पर आप जितने भी आईवी फ्लूइड देखते हैं जो वो सब ऐसे होते हैं जैसे पानी में कोई चीज घोल दी गई हो, जैसे पानी में नमक, पानी में चीनी, पानी में कोई भी चीज है जो कि घोल दी गई है। और दूसरे हैं कोलॉइड। कोलॉइड बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि जिस भी चीज में होते हैं तैरते रहते हैं। तो इनका इंटरवास्कुलर वॉल्यूम जो है जब पेशेंट का बढ़ाना होता है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जैसे मान लो कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा ब्लीड कर गया हो, उसका बीपी फॉल हो रहा है, ऐसे में कोई ऐसा फ्लूइड चढ़ाना रहता है जिससे इंट्रावेस्कुलर स्पेस में वो जाकर वो फ्लूइड रुक जाए, बाहर ना निकले, जिससे वो ब्लड वेसल्स में रहे और बीपी को मेंटेन करता रहे। ऐसा फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने एल्बुमिन, जिलेटिनस, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं तो जो कि कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड की तरह होते हैं, तो वो क्रिस्टल कोलॉइड प्रोडक्ट होते हैं। अब तीसरा है ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड प्रोडक्ट यानी प्लेटलेट्स हो सकते हैं, प्लाज्मा हो गया, पैक्ड सेल हो गए, एफएफपी हो गया, ये सब ब्लड प्रोडक्ट में आते हैं। ये सारी चीजें जो है जब पेशेंट को जरूरत पड़ती है तब ये तीन प्रोडक्ट है जो आईवी फ्लूइड के थ्रू दी जाती है, यानी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में चढ़ाया जाता है। अब जानेंगे कि तीन तरह के आईवी फ्लूइड हम जो है ये दे सकते हैं, अब इनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब जानेंगे कि कौन सा आईवी फ्लूइड हमको देना है। ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। हमें देखना है कि फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी क्या है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आईवी फ्लूइड देने से पहले पता होना चाहिए कि उसमें उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी आईवी फ्लूइड वो काम का है जो प्लाज्मा से सबसे ज्यादा मैच करता है। हम प्लाज्मा को गोल्ड स्टैंडर्ड मानेंगे क्योंकि प्लाज्मा जो है वो 140 सोडियम, प्लाज्मा में 140 सोडियम होता है, 98 क्लोराइड होता है और 4 का पोटेशियम होता है। जो कोई भी आईवीएफ यानी कि आईवी फ्लूइड प्लाज्मा के सबसे ज्यादा क्लोज है, मतलब वह बेस्ट आईवी फ्लूइड है। तो कौन कौन सा आईवी फ्लूइड देना है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, और जितना क्लोज टू प्लाज्मा पॉसिबल है वो देखेंगे। सबसे कॉमन आईवी फ्लूइड जो है वो हमेशा से नॉर्मल सैलाइन होता है, लेकिन अगर आपको किसी पेशेंट को 1 या 2 लीटर फ्लूइड देना है तब के लिए, जैसे कि बस आपको रात भर फ्लूइड चढ़ाना है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को 2-3 घंटे के लिए आपको फ्लूइड देना है, तब तो ये एनएस जो है देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कौन सा भी आईवी फ्लूइड जो है वो दे सकते हैं। आप उसे रिंगर लैक्टेट दे दें, आप उसे नॉर्मल सैलाइन दे दें, आप उसे कुछ भी दे दें, इट डज नॉट
मैटर कि आप उसे वो हेल्दी एडल्ट पेशेंट है या फिर कोई सिक एडल्ट पेशेंट है, यानी कि कमजोर एडल्ट पेशेंट है, ये मैटर नहीं करता है। या आप 1 लीटर या 2 लीटर आईवी फ्लूइड आप अगर दे रहे हैं, आप उसे रिंगर लैक्टेट दे रहे हैं, आप उसे नॉर्मल सैलाइन दे रहे हैं, तो या फिर आप उसे प्लाज्मा लाइट दे रहे हैं, आप उसे कुछ भी दें, बट अगर आप उसे आईवी फ्लूइड 1 दिन से ज्यादा दिन तक देते हैं, जैसे कि 5 लीटर दे रहे हैं, 10 लीटर दे रहे हैं, तब आईवी फ्लूइड चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पेशेंट को क्रिटिकल है या सीरियस है, या फिर वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि 3 से 4 दिन तक फ्लूइड चल रहे होते हैं और हर 2-3 घंटे में कम से कम बॉटल कभी कभी रिप्लेस होती रहती हैं। लगभग 100 ml पर आवर की दर से जो है फ्लूइड पेशेंट को चढ़ाया जा रहा होता है। 8-10 बॉटल दिन में, एक एक दिन में 8-8 10-10 बॉटल पेशेंट को चढ़ाया जा रहा होता है। तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप क्या फ्लूइड चॉइस कर रहे हैं। नॉर्मल सलाइन जो कि बहुत ही बैड फ्लूइड है, फिर से कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि 1 से 2 लीटर अगर आपको देना है दिन भर में, 550 ml पर आवर अगर चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन लगातार फ्लूइड और देना है अगर पेशेंट को, तो नॉर्मल सलाइन और डीएनएस, ये जो दोनों जो हैं ये बैड सोल्यूशन है। नॉर्मल सलाइन और डीएनएस, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन, ये किस केस में नहीं देना है। अगर पेशेंट को जरा भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या कह सकते हैं एसिडोसिस हो रही है उसे, तो ऐसे में नॉर्मल सलाइन नहीं देना है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन खुद भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस बोलते हैं उसको। अगर किसी पेशेंट का रीनल फंक्शन यानी किडनी फंक्शन किसी का सही से नहीं काम कर रहा है, पुअर है, तो नॉर्मल सलाइन अगर लार्ज क्वांटिटी में दिया गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। यानी कि पुअर रीनल फंक्शन वाले लोग उस क्लोराइड को आसानी से नहीं निकाल पाते। ऐसे में उसकी एसिडोसिस और बढ़ जाती है, किडनी को और वीक करता है। और जैसे सेप्सिस है उसमें अवॉइड करना होता है, या फिर शॉक है, किसी को शॉक लगा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ऐसे में पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। तो नॉर्मल सलाइन कहाँ दे सकते हैं। नॉर्मल सलाइन देने के कुछ इंडिकेशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया है, यानी कि सोडियम कम है, ऐसे में नॉर्मल सलाइन, हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को वोमिटिंग है, क्लोराइड लॉस हो गया है, ऐसे में नॉर्मल सलाइन देना चाहिए, क्योंकि जो स्टमक में HCl होता है और खूब उल्टी करने के बाद HCl से क्लोराइड निकल जाता है, तब आपको उसे नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। यदि अगर आप फ्लूइड लॉस हो रहा है, यानी कि क्लोराइड जो है फ्लूइड आपको देना है, क्योंकि NS जो है, मतलब NS देना है क्योंकि फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो आप जैसे कि डायरिया है उसमें भी आप का फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो वहां पे भी आप NS जो है पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को ब्रेन एडिमा यानी कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ऐसे में ANS जो है बेटर है, क्योंकि हाइपरटोनिक है NS, उसकी ऑस्मोलरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी से थोड़ी सी ज्यादा है। उससे ये फायदा होगा कि ब्रेन में अगर एडिमा है तो वो उस पानी को खींच लेगी, क्योंकि हाइपरटोनिक है NS और ब्रेन में एडिमा है, जो वहां का पानी है वो हाइपो हो जाएगा इसकी अपेक्षा, तो वो वहां से उस पानी को खींच लेगा और वहां पे जो एडिमा है उसको श्रिंक करता है। ऐसे में अगर ब्रेन एडिमा की कंडीशन में अगर आप हाइपोटोनिक कोई सोल्यूशन देते हैं तो वो रिस्की हो सकता है। यानी कि आप उसको 3 जगह पर दे सकते हैं। एक तो हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम कम हो, वोमिटिंग हो गई हो पेशेंट को, तब दे सकते हैं। ब्रेन एडिमा, स्पेशली अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन एडिमा वाले हो, इंजरी वाले हो, उनको आप नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। वैसे दो फ्लूइड कॉमन है, जैसे कि रिंगर लैक्टेट जो है नॉर्मल सलाइन से मच बेटर है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दे सकते हैं, क्योंकि रिंगर लैक्टेट में लैक्टेट है, वो सोडियम लैक्टेट है, तो ये जो सबस्ट्रेट है वो एनर्जी देता है। अगर आपके लीवर जरा भी फंक्शन ठीक ठाक कर रहा है तो वो लैक्टेट है, वो कभी भी एसिडोसिस कॉज नहीं करेगा, ये हेल्पफुल है और बेटर भी है। रिंगर लैक्टेट कहाँ नहीं दे सकते हैं।
तो 99% तक दिया जा सकता है। कहाँ नहीं देना है वो बता दें हम आपको कि 1, 2, 3 जगह जो है ऐसी हैं जहाँ नहीं देना, जैसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन एडिमा, जिसको ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी बोलेंगे, जहाँ स्वेलिंग हो, तो क्योंकि वहाँ पे नहीं, इसलिए नहीं देना क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है रिंगर लैक्टेट है, और वो वहां जाके एडिमा को बढ़ाएगा, स्वेलिंग को इंक्रीज करेगा। दूसरा है लीवर डिस्फंक्शन में नहीं देना चाहिए, अगर किसी को लीवर फंक्शन वीक है, किसी का लीवर फंक्शन, तो वहां नहीं देना है। तीसरा है रिंगर लैक्टेट में कैल्शियम होता है, अगर किसी को ब्लड चल रहा है तो साथ में रिंगर लैक्टेट नहीं देना है, क्योंकि चिलेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको देना ही है तो सिंगल लाइन में आपको नहीं दे सकते हैं, और उसके लिए आपको दूसरा मतलब दूसरी जगह से देना है। अगर एक तरफ से ब्लड चढ़ रहा हो तो दूसरी तरफ से आपको रिंगर लैक्टेट आप दे सकते हैं। वो वन लाइन से आप दोनों साथ में रिंगर लैक्टेट और ब्लड को नहीं दे सकते। और कुछ बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन आते हैं जो कि आईवी फ्लूइड जो आइडियल फ्लूइड हैं वो बहुत महंगे हैं मार्केट में, प्लाज्मा लाइट, कार्बालाइट के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही महंगे होते हैं, और अगर आपका आप इसको आपका इंश्योरेंस है या फिर आप इसको मतलब ले सकते हैं, आप पैसे इतना खर्च कर सकते हैं, तो या ये बहुत ही बेस्ट होते हैं। और क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही क्लोजली होते हैं, और ये आपकी फर्स्ट चॉइस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप इसको टॉलरेट कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। और अगर डिहाइड्रेशन, पेशेंट को डिहाइड्रेशन है जैसे डायरिया, वोमिटिंग, तो बेस्ट फ्लूइड जो है, अगर आईवी फ्लूइड नहीं देना है तो आप क्लियर वाटर, या क्लियर वाटर आपको देंगे, ओरल हो तो दें या राइल्स ट्यूब से दें, दोनों दे सकते हैं। अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो या तो राइल्स ट्यूब से आप डालें कोई भी फ्लूइड है, या फिर ओरली आप उसे दे सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है उसको आप हाई प्रोटीन का खाना दें। तो न्यूट्रिशन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आईसीयू में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आईसीयू में न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, पेशेंट को की हालत वहां पर बिगड़ जाती है। तो जैसे कि डायरिया है उसमें आप आरएल रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, वोमिट है तो उसमें आप नॉर्मल सैलाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों है डायरिया और वोमिट, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कौन सी चीज ज्यादा है तो और कौन सी कम है, उस समय पे वो देंगे। और अगर ब्लड लॉस है, खूब सारा ट्रॉमा है पेशेंट को, तो 2 लीटर लगभग ब्लड लॉस हो चुका है, तब आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो ब्लड प्रोडक्ट होना चाहिए। और अगर ब्लड प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरी आपकी चॉइस क्रिस्टलॉइड भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टलॉइड में आप रिंगर लैक्टेट और प्लाज्मा लाइट लगा सकते हैं, जो कि इंट्रावेनस फ्लूइड है सब। तो क्रिस्टलॉइड देना है तब आपको ब्लड लॉस, या तो फिर जैसे जितना ब्लड लॉस हुआ है उसका 3 गुना आपको क्रिस्टलॉइड देना है लगभग। और क्योंकि क्रिस्टलॉइड अंदर जाता है तो उसका केवल 1/3 जो है वो इंट्रा में जाता है, बाकी सारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में चला जाता है, इसलिए आपको 1/3। अगर ब्लड लॉस 1 पार्ट हुआ है तो आपको 3 गुना जो है आपको क्रिस्टलॉइड देना है। ब्लड लॉस है, किसी को हाइपोटेंशन की समस्या है, ब्लड नहीं है आपके पास, बीपी फॉल हो रहा है, तो आप कोलाइड आपको वहां पे देना है, ताकि बीपी को तब तक के लिए मेंटेन कर सके जब तक आप ब्लड की व्यवस्था नहीं कर लेते। अगर किसी को रीनल की प्रॉब्लम हो, रीनल क्रिटिकल पेशेंट हो और उसको किसकी किडनी की प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट चॉइस आपकी प्लाज्मा लाइट या कार्बेलाइट होनी चाहिए, जो कि बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं। और अगर आपके पास ये आप नहीं व्यवस्था कर पाते क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तब आप आरएल यानी रिंगर लैक्टेट की तरफ जा सकते हैं। बस ये है कि इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो कि आपको वो सारे ध्यान देने होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।